जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने एजीआई यानी भारत के महान्यायवादी को डिस्कस किया था और आज हम बात करने वाले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। पिछली वीडियो में आपका जो प्यार मुझे मिला है, मैं तहे दिल से आपका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हम ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संवैधानिक पद की जो हमारे लोकतंत्र का संवैधानिक रक्षक होता है। यानी हम बात कर रहे हैं आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। हमारे लोकतंत्र का संवैधानिक रक्षक इसको कहा जाता है और ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रतीक कैग को कहते हैं। कहा जाता है लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता हो। और यह जवाबदेही कौन लाता है? ये जवाबदेही सुनिश्चित करता है भारत का कैग, जो हर रुपए का हिसाब रखता है। सरकारें बनती हैं, योजनाएं भी आती हैं और खर्चा भी होता है, लेकिन कैग एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। जनता का जो पैसा है, जनता की जो खून पसीने की कमाई है, वो जनता के हित में ही खर्च हो रही है या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग का उल्लेख किया गया है। आज हम इस टॉपिक को बड़ी ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय हम देखेंगे, उसके बाद संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, आर्टिकल 148 से 151 तक हम पढ़ेंगे। नियुक्ति और इसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल और वेतन, शक्तियाँ क्या क्या हैं कैग की। उसके बाद स्वतंत्रता की गारंटी, कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, कहाँ यह प्रस्तुत की जाती है, इसकी भूमिका महत्व, ठीक है, और बाकी हमारे कैग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। अगर कोई भाई आज नया जुड़ा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, परिचय की। अगर मैं बात करूं परिचय में, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इनको बोलते हैं कैग। यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो देश के सभी सरकारी खातों की ऑडिट यानी लेखा परीक्षण की जांच करता है या उनका लेखा परीक्षण करता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कैग को भारतीय संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि यह सरकार के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की रक्षा करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आगे हम देखते हैं, इसे सरकार का वित्तीय प्रहरी, सरकार का वित्तीय प्रहरी भी इसको कहा जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक प्रेस, ठीक है, इसको कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। तो अगर मैं आगे बात करता हूँ, कैग से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 148 की, तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया अनुच्छेद 148 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 149 की। अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 150 की अगर मैं बात करूं, तो भारत की और राज्यों की लेखा प्रणाली के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। जो कैग है वो भारत और राज्य का जो भी लेखा परीक्षण है उसकी प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से उसकी जांच होती है, इसका वर्णन आर्टिकल 150 में दिया गया है। अंतिम आर्टिकल की अगर मैं बात करूं 151 की, तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद या विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यानी जो कैग होगा वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा और राज्य सरकारों से संबंधित रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। उम्मीद करता हूँ संवैधानिक प्रावधान आपने अच्छे से समझ लिया है। 148 में कैग की नियुक्ति, कार्यकाल, पद है। 149 में उसकी शक्तियां और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 150 में राज्यों का लेखा परीक्षण और 151 में रिपोर्ट संसद और विधानसभा में प्रस्तुत करना, ये इस चीज का वर्णन है। आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, नियुक्ति एवं पद से हटाने की प्रक्रिया का, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, इस पर डिस्कस करते हैं। कैग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी कैग की जो नियुक्ति होगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बात कर लेते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही है। जो सर्वोच्च न्यायालय को पद से हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है या सिद्ध कदाचार के द्वारा, तो उसी प्रकार से कैग को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। यानी संसद में महाभियोग के द्वारा
कैग को पद से हटाया जा सकता है, ऐसे ही उसको पद से नहीं हटा सकते। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिसको महाभियोग बोलते हैं, तो उसके तहत ही कैग को पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे अगर मैं बात करूं, यह सुनिश्चित करता है कि कैग अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से निभा सके। ठीक है, तो यानी जो महाभियोग प्रक्रिया है ये क्या सुनिश्चित करती है, कैग जो है अपनी भूमिका, अपने जो कार्यों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से कर सके, तो इसलिए उसको हटाने का प्रोसीजर संसद के दोनों सदनों के द्वारा दिया गया है, तभी वो निष्पक्ष होकर काम कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल और वेतन की, टेन्योर और सैलरी की। तो अगर मैं बात करता हूँ, कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरी हो तक होता है। यानी वैसे कैग जो है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, अगर 6 वर्ष से पहले उसकी जो एज है 65 वर्ष पूरी हो जाती है, अगर वो 65 वर्ष पूरा एज पूरी कर लेता है तब भी वो अपने पद से जो है हट जाता है, उसका कार्यकाल पूरा माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, कैग का जो वेतन और भत्ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं, या जो संसद निर्धारित करे वो उसको वेतन और भत्ता दिया जाता है। आगे बात करते हैं, उसके वेतन और अधिकारों में संसद की अनुमति के बिना कमी नहीं की जा सकती, ये प्रावधान किया गया है। यानी कैग का जो वेतन है और जो उसके अधिकार हैं उनमें जो है बिना संसद की अनुमति के कोई भी उसको कम या अधिक नहीं कर सकता है, जो निर्णय लेगी वो संसद ही लेगी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम, कैग की शक्तियां और कार्यकाल, सॉरी कर्तव्य। शक्तियां और कर्तव्य क्या क्या है, यानी पावर्स और एंड फंक्शंस। कैग की प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। जैसे कैग के कर्तव्य, सबसे पहले लेखा परीक्षण यानी ऑडिट करना। कैसे, केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय को ऑडिट करता है, ये इसके कर्तव्य है, इसकी शक्तियां हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करता हूँ, केंद्र और राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के खातों का परीक्षण करता है। स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाएं और पंचायतें आदि के खातों का परीक्षण करता है, यदि सरकार ऐसा निर्देश दे तो नगरपालिका और पंचायतों के खातों का भी जो परीक्षण कर सकता है कैग। उसके बाद आगे बात करता हूं, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाती है, कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती है। इसके बाद रिपोर्ट को संसद या विधानसभा में रखा जाता है। लेखा परीक्षण पर सलाह देने का कार्य भी करते हैं, जैसे कैग भारत की ओर से राज्यों की लेखांकन प्रणाली तय करने में सलाह देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी चीजों को समझते जा रहे हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की गारंटी की, इंडिपेंडेंस ऑफ कैग। कैग को क्या क्या स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कैग को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने हेतु निम्न सुरक्षा दी गई है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ना कि सरकार के मंत्री द्वारा। ठीक है, ये इनकी स्वतंत्रता की गारंटी है, ताकि ये स्वतंत्र होकर और निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके, इसलिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि किसी सरकार के मंत्री के द्वारा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, तो ये भी इनके कार्य में जो है एक तरह से उसको स्मूथली बना देता है, निष्पक्ष रूप से कार्य करना। ठीक है, यानी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना एक कठिन प्रक्रिया इसको माना जाता है, तो उसके द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। कारण क्या है, ताकि ये निष्पक्ष और जो है बिना किसी पक्षपात के अपने कार्य को अंजाम दे सके। वेतन में कमी नहीं की जा सकती बिना संसद की अनुमति के। आगे बात कर लेते हैं, कैग के कार्यालय के खर्च संविधान द्वारा भारत की संचित निधि से होते हैं, उसके कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कैग का जो खर्च होता है, कैग का जो वेतन होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, संचित निधि पर भारित होते हैं इसके वेतन और भत्ते। आगे हम बात कर लेते हैं कैग की रिपोर्ट की। कैग जो है, कैग हर वर्ष विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जैसे कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, केंद्र सरकार के मामलों में रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, यानी केंद्र सरकार से संबंधित जो भी रिपोर्ट होगी खर्चे और आय की, वो रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को। और राज्य सरकार के मामले में रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट को राज्यपाल को देगा, और केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है। बाद में राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाते हैं और राज्यपाल इसको विधानसभा में रखवाते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं, इन रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। इस बात को ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कैग की रिपोर्ट की जो जांच है वो कौन सी समिति करती है, संसद की कौन सी समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, तो वो है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा इसकी जांच की जाती है। इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है संसद की समिति वाले टॉपिक में। अगर आपको रिपोर्ट से संबंधित यानी समितियों से संबंधित कोई डाउट है तो मैंने वहां पर सारी समितियां पढ़ाई हुई हैं, आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, आपकी समितियों से संबंधित कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि भूमिका और महत्व की। यह सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
सरकारी धन के सही उपयोग और व्यय की निगरानी करता है कि सरकार पैसे का सही उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है, पैसा जिस जगह के लिए दिया गया है उस जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों की निगरानी कौन करता है? कैग करता है। और कैग एक ही होता है, राज्य सरकार का भी कार्य करता है और केंद्र सरकार का भी। आगे अगर मैं बात करता हूँ, यह जनता और संसद के बीच विश्वास का एक माध्यम होता है। कैग कैग के निष्कर्षों से कई बार भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला आदि जो है कैग के जो है निष्कर्षों से ही भ्रष्टाचार जो है उजागर हुए थे। आगे अगर बात करते हैं सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। कैग केवल ऑडिट कर सकता है, किसी को दंड नहीं दे सकता। ऑडिट करेगा, किसी को दंड नहीं देगा। उसके बाद आगे बात करते हैं इसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक यानी इसकी रिपोर्ट पर राजनीतिक विचार विमर्श में देरी की जा सकती है। कुछ संस्थान इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, यानी कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। नोट में अगर हम देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोक लेखा समिति कैग की मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। जो लोक लेखा समिति होती है, इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, वो कैग की जो है मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सी समिति कैग के मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है, तो वो लोक लेखा समिति है जो कैग की जो है मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कैग के साथ जो वो कार्य करती है। आगे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो यानी प्रसिद्ध कैग और उनके प्रमुख योगदान बात कर लेते हैं। जैसे TN चतुर्वेदी थे, ऑडिट प्रणाली को इन्होंने क्या किया? सुदृढ़ किया, उसमें बहुत सुधार किया। ठीक है, इनको जानते हैं TN चतुर्वेदी के नाम से। उसके बाद विनोद रॉय, इन्होंने 2G और कोयला घोटाला उजागर किया था। उसके बाद राजीव मेहरोत्रा, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में। ठीक है, तो डिजिटल, इसको हटा देते हैं यहाँ से, गिरीश चंद्र मुर्मू को, इसको हम, ये वर्तमान कैग हमारे। तो जो राजीव मेहरोत्रा हैं वो डिजिटल ऑडिट की दिशा में काम कर रहे हैं। सॉरी, ये दोनों लोग यानी राजीव मेहरोत्रा और गिरीश चंद्र मुर्मू डिजिटल ऑडिट की दिशा में काम कर रहे हैं, यानी उसको डिजिटली कैसे काम किया जाए रिपोर्ट को ऑडिट करने का। उसके बाद बात करते हैं, भारत के प्रथम कैग थे वी नरहरि राव। ये भारत के पहले कैग थे, पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। आगे मैंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है, भारत के प्रथम कैग थे वी नरहरि राव और वर्तमान कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को अपना पद ग्रहण किया था और तब से लेकर अब तक ये भारत के कैग है। सबसे पहले यानी पहले ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कहलाए, अब ये भारत के कैग है। निष्कर्ष की अगर बात करता हूँ, क्या कंक्लूजन निकला है इससे, तो कैग जो है भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है। उसके बाद यह सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा जनता के हित में और नियमों के अनुसार खर्च हो। इसकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता बनाए रखना सुशासन की मूल शर्त है। ये कैग से संबंधित कुछ निष्कर्ष निकल के आए हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को आपने बड़े अच्छे से समझा होगा, और अगर कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आपका शुभ दिन, धन्यवाद, जय हिंद।